दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति क्या उस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है जहां पर इस देश की सत्ता ही नहीं बल्कि सत्ता के साथ खड़े इस देश के बड़े ही कद्दावर और ताकतवर प्यादों के आश्रय एक ऐसी राजनीति रची जा सकती है जिसमें यह लगने लगे कि सत्ता अगर जा रही है तो सत्ता नहीं जानी चाहिए, या फिर जो कुछ भी दांव पर बीते 10 बरस में सत्ता के साथ खड़े होकर लग चुका है अब उसे गंवाने की स्थिति में कोई नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति जिस तेजी के साथ संसद के भीतर और बाहर चल निकली है, क्या वो वाकई चुनौती हो चली है मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए? दरअसल यह एक चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह को आज सरलता से समझ लीजिए, क्योंकि भारत की बदलती राजनीति में कई बड़े निर्णय इस दौर में सामने आ सकते हैं। यह कोई आसान सी चीज नहीं है कि रात में 1:52 पर राहुल गांधी ट्वीट करें और उस ट्वीट के आश्रय ये बता दें कि दरअसल ईडी का छापा उन पर पड़ने वाला है और वो चाय और बिस्कुट के साथ इंतजार करेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली में संसद शुरू होते ही बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मिनिस्टर्स, जिनसे भी जो भी प्रतिक्रिया ली गई, उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि दरअसल यह उनके मन का चोर है जो आधी रात को जाग रहा था। और दूसरी तरफ विपक्ष इस बात की तैयारी के साथ मैदान में उतर कर आ जाए कि दरअसल सरकार जिस तरीके से राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है, अब उससे बाहर निकलने का रास्ता उसे सूझ नहीं रहा है। यानी 3 परिस्थितियां इस देश के सामने है। पहली परिस्थिति तो यही है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो शिखर पर थी, 2024 में वह जमीन पर आ चुकी है। 2014 से लेकर 2019, 20, 21, 22 तक राहुल गांधी की जो छवि इस देश के भीतर में थी वह जमीन पर नहीं बल्कि पाताल में थी। और इन परिस्थिति में 2023 से बाद से जो चीजें बदली हैं उसमें राहुल गांधी का विस्तार जिस तेजी के साथ हुआ है उसमें कमोवेश उनकी लोकप्रियता या उनका अपना राजनीतिक विस्तार उसी दृष्टि के साथ हुआ जो 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था। उस दौर में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सत्ता थी। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, कॉरपोरेट साथ में खड़ा है। और इन सारी परिस्थितियों के बीच का ताना बाना संसद के भीतर राहुल गांधी ने अपने 2 भाषणों में जिस तरीके से उघाड़ कर रख दिया, उसने एक झटके में बीजेपी के सामने, या कहें सत्ताधारी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सामने इस चुनौती को लाकर खड़ा कर दिया कि अब वो किस रास्ते चलें। तो क्या रात या आधी रात के बाद किया गया ट्वीट एक संकेत भर है या आने वाले राजनीतिक तूफान की एक आहट तो नहीं है? सबको पता है कि मौजूदा वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। सबको पता है कि मुख्यमंत्री के साथ खड़े इंडिया के तमाम नेता जिन तर्कों के आश्रय जिन बातों को रख रहे हैं वो पूरे तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम को बतला देता है। यानी दिल्ली की सत्ता कितनी ताकत के साथ किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकती है। और यही परिस्थिति अगर आप याद करेंगे तो 5 दिनों में 50 घंटे तक जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई और उसके 2 दिनों के बाद सोनिया गांधी को 3 घंटे पहले राउंड में, उसके बाद 7 घंटे दूसरे राउंड में, और इसी तरीके से 3 दिनों में कुल 37 घंटों के आसपास आना जाना पूछना यह पूरी प्रक्रिया चलती रही। तब सवाल पहली बार यह उभर कर आया था, क्या वाकई राहुल गांधी अगर हेराल्ड केस में दोषी हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सोनिया गांधी अगर दोषी है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और राजनीतिक तौर पर इस मर्म को उस दौर में सिर्फ यही मान लिया गया कि मौजूदा सत्ता विपक्ष को पनपने देना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि किसी भी हाल में गांधी परिवार इस तरीके से खड़ा हो जाए जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी या मोदी की सत्ता को चुनौती दे डाले। लेकिन परिस्थितियां जिस लिहाज से पलट रही है उसमें क्या वाकई मौजूदा दिल्ली सत्ता के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं?
और इन दो रास्तों का मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर एक ऐसा चक्रव्यूह दिल्ली की सत्ता विपक्ष के लिए या गांधी परिवार के लिए तैयार कर ले जिसके दायरे में वो फंस कर रह जाए। और दूसरी परिस्थिति है, क्या उस परसेप्शन को दोबारा से आगे बढ़ाया जा सकता है जिस दायरे में एक वक्त 2013-14 में जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते थे और कहते थे कि कितने भी जीरो भ्रष्टाचार के लगाते चले जाइए, वह जीरो होते होते 10 जनपद तक पहुंच जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इन 10 वर्षों में कांग्रेस या गांधी परिवार को लेकर जो आरोप लगते चले गए, उन आरोपों का कोई परिणाम किसी भी रूप में निकलकर नहीं आया। इसीलिए आज मौजूदा वक्त में 1:52 पर जो राहुल गांधी का ट्वीट किया गया, इसी के अक्स तले मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में क्या दिल्ली की सत्ता कोई बड़ा कदम उठा सकती है? और इस दौर में विपक्ष की राजनीति क्या मौजूदा सत्ता को चुनौती देते हुए जनता के बीच इस परसेप्शन को जो बनाने निकल पड़ी है कि यह सत्ता ने इस तमाम अपने कार्यक्रमों के आसरे सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है कि चाहे मीडिया हो, नौकरशाही हो, जुडिशरी का भी हिस्सा क्यों ना हो, सब कुछ सत्ता के अनुकूल होगा, तो फिर जनता तक जानकारी नहीं पहुंचेगी। लेकिन जनता जब इसे समझने लगी तो नौकरशाही भी धीरे धीरे जागने लगी, मीडिया के भीतर भी धड़कनें बढ़ने लगी, उसके भीतर भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आने लगी जो सरकार से सवाल करती। और सरकार ने जो 10 सालों तक बर्दाश्त नहीं किया, क्या 2024 के बाद वो बर्दाश्त कर सकती है कि परसेप्शन एक झटके में इस देश का उनको लेकर बदलने लगा है? शायद यही वो परिस्थिति है जो मौजूदा दिल्ली की सत्ता को डरा रही है। तो आइए एक एक करके इन परिस्थिति को खोले। राहुल गांधी ने रात 1:52 पर, वो वायनाड में है, लोगों के बीच, उनके दर्द के बीच हैं, और उन्होंने अपने पुराने दर्द को उन लोगों के दर्द के साथ जोड़ने की कोशिश भी की। लेकिन कल का एक दिन का कार्यक्रम था जिसको 2 दिनों तक टाला गया, यानी आज भी वो वायनाड में है। लेकिन ट्वीट से बात शुरू करते हैं। रात 1:52 पर वो ट्वीट करते हैं कि अपेरेंटली 2 in 1 डिडेंट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच। 2 में से कोई एक है जिसे मेरी स्पीच जो मैंने पार्लियामेंट में दी थी चक्रव्यूह को लेकर, वह उसे पसंद नहीं आई। अगली लाइन लिखते हैं कि ईडी इंसाइडर टेल मी ए रेड इज बीइंग प्लान्ड, यानी ईडी के अंदरूनी तौर पर जो लोग हैं उन्होंने जानकारी दी है कि ईडी कोई रेड करने जा रही है आपके ऊपर। उसके बाद उन्होंने लिखा वेटिंग विद ओपन आर्म, मैं अपने हाथों को फैलाकर उनको निमंत्रण दे रहा हूं। और उसके बाद @डायरेक्टर ईडी चाय और बिस्कुट तैयार है, वो मेरे साथ चाय और बिस्कुट लें। सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि यह एक परसेप्शन बनाने का तरीका है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो भाषण पार्लियामेंट के भीतर दिया गया, खास तौर से 3 भाषण, एक भाषण को तो स्पंज कर दिया गया जब राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के सांसद भर थे, जिस वक्त उन्होंने अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों का जिक्र किया था और सवाल किया था कि आपको बताना चाहिए आपके रिश्ते हैं क्या। उस भाषण को स्पंज कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। लेकिन जब ये सांसद से होते हुए विपक्ष के नेता के तौर पर आकर खड़े हो गए और उसमें पहले भाषण में इन्होंने बीजेपी के उस हिंदुत्व पर चोट करते हुए सामने बैठे प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली कि बीजेपी और आपका हिंदुत्व दरअसल इस देश के हिंदुत्व के उस कल्चरल एस्पेक्ट के साथ नहीं जुड़ा है जिसको आप मानते बनाते हैं और लोगों के सामने परोसते हैं। यानी खुली चुनौती उस राजनीतिक जमीन को दे डाली जिस पर बीजेपी और संघ परिवार खड़ा है। और तीसरे भाषण में जिस चक्रव्यूह की रचना, जिसका जिक्र इस ट्वीट में राहुल गांधी ने किया है, उस चक्रव्यूह में उन्होंने जिन लोगों को रखा उसका एक मैसेज बहुत साफ है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की पहचान प्रधानमंत्री मोदी के लिए हर उस चक्रव्यूह को बनाने के लिए होती है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। और देश विदेश में भी उनकी पहुंच पकड़,
जिस लिहाज से है और जो भी रिश्ते इस दौर में दुनिया के दूसरे देशों के साथ बनते चले जा रहे हैं या टूटते चले जा रहे हैं या तनाव हो रहा है या उनकी यात्रा हाल के दिनों में रशिया में हो गई जब वहां नाटो की बैठक हो रही थी, इन तमाम परिस्थितियों के पीछे माना जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की मौजूदगी है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस चक्रव्यूह के भीतर के 6 लोगों में जो जिक्र किया गया उसमें अंबानीज और अडानीज भी हैं, जिनका बिजनेस धंधा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के 16 देशों में फैला हुआ है, एक का 21 देशों में फैला हुआ है। यानी एक प्रक्रिया को समझिए जो 2 में से 1 का मतलब दरअसल ये तीनों नहीं है। चौथा शख्स संघ के सरसंघचालक का जिक्र किया गया था जो मोहन भागवत जी हैं। इन 2 में से 1 का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। यही जिक्र अपने अपेरेंटली 2 in 1 डिडंट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच। तो क्या गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया? क्या प्रधानमंत्री को निर्देश देना पड़ा या गृह मंत्रालय अपने तौर पर सक्रिय हो गया? क्योंकि इनसाइडर ने जो जानकारी राहुल गांधी तक पहुंचाई उसका मैसेज सिर्फ ईडी के छापे का नहीं था। वो ईडी छापा एक जिक्र है, एक संकेत है जो राजनीतिक तौर पर उस मैसेज को बड़ा करता है कि सरकार 3 बातें समझ चुकी है कि हर हाल में राहुल गांधी को रोकना होगा। इस रोकने की प्रक्रिया में वह अपने प्रशासनिक तौर तरीके, गवर्नेंस के तौर तरीके को सक्रिय कर रही है। और उसी का हश्र है कि आज दिल्ली में राज्यपालों की जो बैठक हो रही है उससे पहले राज्यपालों को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो चौंकाने वाले हैं। लग ऐसा रहा है कि आने वाले वक्त में राजभवन पावर सेंटर हो जाए और मुख्यमंत्री से ज्यादा राज्यपाल की भूमिका राज्यों में बड़ी हो जाएगी सेंटर के अनुकूल परिस्थिति बनाने को लेकर। लेकिन लौटिए दोबारा इसी ट्वीट पर, क्या यह ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर है जहां यह समझ में आ चुका है कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है, राहुल गांधी से छापा मार के कुछ निकाल पाने की परिस्थितियां है नहीं? तो ऐसे में क्या उस रास्ते पर चला जा सकता है जिसमें सरकार अपनी ताकत का एहसास इस देश में करा डाले और वो दरअसल पूछताछ की प्रक्रिया के साथ गिरफ्तारी भी होती है? क्या यह सिर्फ एक सवाल इसलिए बड़ा मौजूद है क्योंकि छापे का मसला बात निकलती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के अपने घर के भीतर उनके 4 जोड़ी कपड़ों के अलावे वाकई आपको कोई फाइलों का बवंडर दिखाई नहीं देगा। और वो घर जिस लिहाज से उनका पुराना लोधी रोड का घर छीना गया और अभी नए घर में वो शिफ्ट हुए नहीं हैं, वो लगभग आखिरी परिस्थिति में है जो तैयार किया जा रहा है और इस बीच में वो 10 जनपद में है। तो राजनीतिक भूचाल 10 जनपद में पहुंच जाए पुलिस छापा मारने को लेकर कि राहुल गांधी के कमरे की तलाशी लेंगे, ये संभव है नहीं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया राजनीतिक तौर पर इस देश की सियासत को उलझा चुकी है जहां उसे यह समझ में आ गया है कि जिस लोकप्रियता के आसरे राहुल गांधी आज वायनाड में है, इससे पहले जिस मामले को लेकर सुल्तानपुर पहुंचे तो वहां पर एक मोची के साथ बैठ गए और उस मोची की जो चप्पल सिली गई उसकी भी कीमत लगने लगी। यानी लोकप्रियता के इस शिखर पर क्या राहुल गांधी आकर इस देश के भीतर में एक वैकल्पिक राजनीति को खड़ा कर सकते हैं जो पूरी उस बीजेपी की पारंपरिक राजनीति को ही हाशिए पर ले जाए और उसके बाद बीजेपी और संघ परिवार दोनों के राजनीतिक एजेंडे हों या राजनीतिक धारा हो, दोनों के पनपने के रास्ते बंद हो जाएंगे? इन सारे सवालों के अक्स तले हमें लगता है अब विपक्ष इस बात को हल्के हल्के समझने लगा है। लेकिन लोकप्रियता के शिखर पर राहुल गांधी की मौजूदगी, वायनाड से रात आधी रात के बाद उनका ट्वीट करना, यह जानते समझते हुए कि जो उनका दर्द है इस दौर में वह देश के भीतर का दर्द है, तो क्या देश की मौजूदा परिस्थितियों से राहुल गांधी अगर खुद को जोड़ रहे हैं और संदेश ये दे रहे हैं कि जैसे आप प्रभावित हैं वैसे मैं भी उन्हीं बातों से प्रभावित है, तो क्या ऐसे मौके पर दिल्ली सरकार यानी दिल्ली की सत्ता कोई ऐसा कदम उठाएगी जो राजनीतिक तौर पर उसके लिए सबसे घातक हो जाएगा? यह सवाल राजनीतिक गलियारों में दिल्ली में घूम जरूर रहा है और इसकी पहुंच पकड़ राजनीतिक दलों के भीतर घुमड़ने जरूर लगी है। ये कहा है राहुल गांधी जी ने, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ
एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहां नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। असल में समूचा विपक्ष इस बात से वाकिफ है कि जितने भी राजनीतिक दल विपक्ष के तौर पर इस देश में बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के खिलाफ खड़े हैं, उसमें से कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके नेता का नाम ईडी, सीबीआई या आईटी की फाइल में ना हो। सबको पता है कि उनके साथ मिलने वाले जो बिजनेसमैन हैं, जो भी कॉरपोरेट फंडिंग अब तक होती रही या छोटे बिजनेसमैन भी जो पैसा देते रहे, उस पाइपलाइन को भी काटा गया है और उन्हें भी कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया है। इस देश के भीतर में लगभग 1600 लोगों को 2024 के चुनाव से ऐन पहले ईडी, सीबीआई के जरिए गिरफ्तारी होना और उनको गिरफ्तारी के साथ साथ आईटी का नोटिस दिया जाना, इतनी बड़ी तादाद में राजनीतिक तौर पर डिस्टर्बेंस 2024 के चुनाव से ऐन पहले हुई थी। कांग्रेस के खाते सील हुए थे, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी की पूरी लिस्ट ईडी ने सौंपी, उसमें 125 पॉलिटिशियन के नाम हैं, जिसमें मौजूदा वक्त में जो सक्रिय राजनीति में है, उसमें सांसद और विधायक जो सक्रिय विपक्ष की राजनीति में है, उसके 79 पॉलिटिशियंस के नाम हैं। उसमें शरद पवार का नाम भी है, उसमें उद्धव ठाकरे के करीबियों का नाम भी है, उसमें हुड्डा परिवार के लोगों का नाम भी है, उसमें सोरेन परिवार के लोगों का नाम भी है। वो खुद जेल से बाहर निकलकर जरूर आ गए, लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी इसमें तो समाजवादी पार्टी और उनसे जुड़े नेताओं का भी जिक्र है। आरजेडी के नेता यानी लालू परिवार का भी खुले तौर पर जिक्र है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी जो पूछताछ होती रही, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और अब ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई जहां यह लगने लगा कि अब कोई बड़ा कदम दिल्ली कहीं उठाने की सोच तो नहीं रही है? और यही मैसेज, यही फुसफुसाहट शब्दों के जरिए आधी रात तक वायनाड पहुंचा और राहुल गांधी को लगा कि दरअसल इससे पहले परिस्थितियां बिगड़े अपने अनुकूल राजनीति के परसेप्शन को बनाने के लिए और केंद्र सरकार की तमाम हरकतों से पहले सब लोगों को सावधान करने की जरूरत है। तो क्या इसीलिए यह ट्वीट करके इस जानकारी दी गई? लेकिन सवाल और कैनवास इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट का जितना पैसा बीते 10 बरस में सरकार की तमाम योजनाओं में लगा है और हर योजना के साथ बैंकों ने जितना बड़ा कर्ज इन कॉरपोरेट हाउसेस को अलग अलग योजनाओं के मातहत दिया है और इन कॉरपोरेट ने जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने पैर पसारे हैं और जिन भी क्षेत्रों में पैर पसारे, उन जगह के पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक उपक्रम जो सरकारी कंपनियां थी, उनको या तो बंद किया गया या घाटे में लाया गया या उनका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। और इस प्रक्रिया में मंत्रालयों के जरिए मोनेटाइजेशन और निजीकरण की परिस्थितियां एक फॉर्मेट के तौर पर निकल कर आई, जिसमें लाखों करोड़ रुपया कैसे सरकार बनाएगी इस देश के सरकारी उपक्रमों के जरिए, इस पर ध्यान देने की कोशिश की गई। यानी बहुत सारी परिस्थितियों का बहुत कुछ दांव पर इस दौर में सरकार के रहने के साथ लगा हुआ है। जाहिर है उसमें अंबानी और अडानी भी आते हैं, जो राहुल गांधी के उस चक्रव्यूह के हिस्से में है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल और मोहन भागवत सरसंघचालक के साथ अंबानीज और अडानीज भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर रखने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भारत में कैसे आ सके, जिससे दुनिया के तमाम वो ताकतवर लोग जो दुनिया की राजनीति को तय करते हैं, वह लोग प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अपने पैसे से और पैसा बनाने की प्रक्रिया की दिशा में क्या बढ़ सकते हैं। और उस बढ़ने की प्रक्रिया में उनकी जरूरत भी होगी कि मौजूदा सत्ता बरकरार रहे।
यानी वो जिन कामों को चाहते हैं, जैसे एक काम मान लीजिए आप ये सोचें कि इलेक्ट्रिक कार कितनी तेजी से भारत में आ जाएगा। दूसरा सवाल सोचें कि इस देश के भीतर में लैंड रिफॉर्म और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन, ये दोनों किस तेजी से पनपे, जिससे कि बाहर की बड़ी कंपनियों की भागीदारी भारत के भीतर हो, क्योंकि दुनिया के भीतर विकसित देश तो स्टैग्नेंट पोजीशन पे पहुंच गए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यहां पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो किया जा सकता है, यानी दुनिया की बड़ी पूंजी और पूंजी को संभाले हुए बड़े ताकतवर लोग अगर भारत की सरकार से बहुत कुछ कराना चाहते हैं जो उनके अनुकूल हो, और इस दौर में उसके बीच में रुकावट अगर राहुल गांधी की पूरी थ्योरी जो ना सिर्फ समाजवादी सोच को लिए हुए है, बल्कि समाजवादी या वामपंथी सोच से हटकर उस मंडल की राजनीति को जगा रही है जो दुनिया के दूसरे किसी देश में नहीं है। सोशलिज्म तो दुनिया के दूसरे देशों में रहा, कम्युनिस्ट भी दूसरे देशों में रहे, लेकिन मंडल सरीखी राजनीति दूसरे देशों में नहीं रही, जहां पर हाशिए पर पड़े हुए तबके ही नहीं, जो आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि जातीय तौर पर, वामपंथ तो वर्ग संघर्ष देखता है, लेकिन राहुल गांधी इस देश के भीतर में दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज का, इनका जिक्र करके इनको मेन स्ट्रीम में लाते हुए उस बराबरी का जिक्र कर रहे हैं जिसमें इस देश की बड़ी पूंजी कुछ चंद हाथों में सिमटी हुई है, और उनका बाजार और व्यापार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के सामने उनके नेटवर्थ को बढ़ाता है, और दुनिया के तमाम बड़े बैंकों से उन्होंने कर्ज भी लिया हुआ है। यानी ये एक ऐसी परिस्थिति भारत की राजनीति के भीतर क्या पहली बार आकर खड़ी हो गई जिसका अंदेशा राहुल गांधी को था या नहीं था? क्योंकि बात तो इस देश के वोट बैंक से शुरू हुई थी, और उस वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए चुनाव के वक्त में दलित पिछड़े वोट बैंक जो शिफ्ट हुए, आदिवासियों के वोट जो 2019 तक बीजेपी को मिल रहे थे उसमें लगभग 20% का शिफ्ट हुआ, ऊंची जातियों के वोट शिफ्ट होने लगे, जो गरीब तबका था उसके वोट शिफ्ट होने लगे। यानी पूरी की पूरी जो वेलफेयर योजना मोदी सरकार की थी, इस चुनाव में वो फेल अगर नजर आने लगी तो उनके पास जो सोच रहे थे और शिफ्ट हो रहे थे, कोई उम्मीद और कोई आस उन्हें राहुल गांधी से तो रही होगी। और जब राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन के साथ इस देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन की दिशा लाने को सोच रहे हैं, तो यह झटका किसके लिए होगा? पॉलिटिशियन से ज्यादा बड़ा झटका तो उस तबके के लिए होगा जिसकी पूंजी लगी हुई है। और पूंजी इस देश में किसकी लगी हुई है? और इस देश में पूंजी के साथ साथ वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेसी का हिस्सा होते हैं, उसके पिलर होते हैं, उसमें बैठे हुए अधिकारियों की नियुक्ति, वो चाहे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो, चाहे सीएजी की नियुक्ति हो, चाहे इस देश के भीतर में ईडी की नियुक्ति हो, चाहे सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो, चाहे सीवीसी की नियुक्ति हो, यहां तक की बात आगे निकालिएगा तो इस देश के भीतर में तमाम संस्थानों के बड़े ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति कैसे होती है, और आने वाले वक्त में कौन हायरार्की की दृष्टि से होगा, इसको लेकर क्या बीते 10 बरस में पूरा मंथन हुआ है और वो पूरी बात क्रैक कर जाएगी। और इसीलिए राहुल गांधी गाहे बगाहे कहते रहे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये राजनीतिक तौर की परिस्थितियां क्या उस मर्म को छूने की स्थिति में आ गई है जहां पर भारत की राजनीति में ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी। और इसके ठीक समानांतर जो कॉरपोरेट की आपस में हेल्दी प्रतिस्पर्धा होती थी, वह भी तो इस दौर में ढह ढहा के गिर गई। तो उस कॉरपोरेट जिसके मैनिफेस्टो में, जिसके अपने उनका अपना जो मैनिफेस्टो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में समझिए, जो नेटवर्थ को बढ़ाने का होता है, हर चीज में प्रॉफिट कमाने का होता है, सरकार के साथ कैसे किस मुद्दे पर खड़े होंगे इसको लेकर होता है। और उस मैनिफेस्टो में बड़ा हिस्सा तो ये होता है हम जिस भी नई फील्ड में पैसा लगाएंगे, उस फील्ड में पैसा लगेगा तभी जब सरकार उस फील्ड को अपने पॉलिसी के मुख्य धारा से जोड़ देगी। और ध्यान दीजिए, ग्रीन एनर्जी का मसला हो इस देश के भीतर में, चाहे रिटेल सेक्टर का मसला हो, चाहे कम्युनिकेशन का मसला हो, चाहे इस देश में
रेल, एयरपोर्ट और हवाई अड्डों के साथ साथ पोर्ट्स का भी मसला हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट के उन हाथों में है, तो क्या यह नई परिस्थिति इस दौर में सरकार को चुनौती दे रही है कि अगर परसेप्शन सरकार के खिलाफ है और एक व्यक्ति की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच रही है, तो क्या उसको रोकने के लिए कोई ऐसा कदम सरकार उठा सकती है जो कदम भारत की राजनीतिक तस्वीर को पूरे तरीके से बदल देगा? दरअसल यह ट्वीट उसकी एक आहट पर है और यह संकेत भारत की राजनीति में शायद पहली बार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।